आसाम में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसके बारे में नेशनल मीडिया में या हिंदुस्तान के दीगर रियासतों में इस तक कोई खबरें नहीं आ रही है। लेकिन जब आसाम के अखबार देखें या आसाम के लोगों से जब आप बात करेंगे तो मालूम हुआ कि आसाम में लगातार फॉरेस्ट एक्ट के नाम पे मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको उजाड़ा जा रहा है। एक एक गुज़श्ता 10 सालों में, गुज़श्ता 2016 से लेकर अब तक 10,000 से ज्यादा मुसलमानों के घरों को उजाड़ दिया गया है। सवाल ये है कि आखिर मुसलमान हेमंत बिन शर्मा के निशाने पर क्यों है। दूसरा बुनियादी सवाल हमारा ये है कि जब इतने बड़े पैमाने में इलेक्शन हो रहा है तो आसाम की मुस्लिम तंजीमें, जमीयत उलमा, जमात इस्लामी और दीगर मकामी तंजीमें क्या कर रही हैं। तीसरा बुनियादी सवाल हमारा ये है कि आसाम की सियासत में आखिर कब तक बांग्लादेशी एनआरसी फॉरेनर ट्रिब्यूनल के नाम पर सियासत होती रहेगी। 70 साल हो गए हैं, 15 में एनआरसी शुरू हुआ और 2019-20 आते आते एनआरसी पे फाइनल लिस्ट आ जाने के बावजूद भी अब तक गैर मुल्की का मसला हल नहीं हुआ है। आखिर आसाम की सियासत में गैर मुल्की के मसले को लेकर कब तक सियासत होती है। और एक और सवाल ये है, बुनियादी सवाल ये है कि क्या गैर मुल्की के इस मसले को सियासी जमातें जिंदा रखना चाहती हैं। आज इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मेहमान हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के सीनियर वकील जुनैद खालिद साहब। जुनैद खालिद साहब मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों और जमातों से जुड़े हुए हैं और लगातार आसाम के गरीब मियाँ मुसलमानों के मसाइल को हल करने के लिए काम करते रहे हैं। जुनैद खालिद साहब, आपका इंसाफ न्यूज ऑनलाइन में खैर मकदम है। मेरा पहला सवाल ये है कि आसाम की सूरत हाल पर आसाम के मुसलमान क्या सोचते हैं। दूसरा सवाल हमारा ये है कि आखिर इस तमाम मसाइल को हल करने के लिए आसाम के मुसलमान किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं। आपका इंसाफ न्यूज ऑनलाइन में खैर मकदम। हम लोगों ने देखा कि जो अक्सर मस्जिद, मदरसे, मकतब, ईदगाह, कब्रिस्तान कुछ जो बुलडोज किया गया, साथ में तकरीबन 30-40 हजार लोग जो है अभी बेघर हो गए, आसमानों के नीचे हैं। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब आसमानों के नीचे हैं। तो ये तो असम का फिलहाल का सूरत हाल है। और इसका अगर आप लीगली, एक तो है मजहबी पहलू से हम जज्बाती बात करें तो वो ठीक है, वो पॉलिटिकल गेन के लिए कोई आदमी बात कर सकता है। लेकिन लीगल एस्पेक्ट पे अगर हम देखें तो ये लोग जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स हैं। ये लोग इंडियन जी सिटीजन्स हैं। और अक्सर क्योंकि हमारा टीम फील्ड पे लगा हुआ है, हम लोग मतलब मेरा कल भी वहाँ का सफर है, तो अक्सर जो लोग हैं वो रिवर इरोडेड है। आपको मालूम है आसाम में फ्लड एक बहुत मेजर एक यहाँ का नेचुरल क्राइसिस है। फ्लड हर साल आता है। हजारों बीघा की जमीन जो है नदी के अंदर चला जाता है। तो वहाँ के जो लोग रहते हैं अक्सर वो गरीब तबके के लोग रहते हैं, मुसलमान लोग रहते हैं और बंगाली स्पीकिंग लोग ज्यादा रहते हैं उन सभी इलाकों में नदी के किनारे। तो ये लोग उसे जगह पे के तलाश में सरकारी जमीन पे या फॉरेस्ट लैंड में आके बैठ जाते हैं। तो जी ये हालत है। ये जो लोग हैं जिनको एविक्ट किया गया, हाँ वो एक फैक्ट है कि हाँ सरकारी जमीन पे है ये लोग, सरकारी जी जमीन जी पे, वो तो फैक्ट है। वो तो आपको चेंज नहीं कर सकते जो रिकॉर्ड है। लेकिन ये लोग लैंडलेस पीपल है, इंडियन सिटीजन है और रिवर इरोडेड जो आपका आपका वो जो नदी में जो जगह चला जाता है जमीन, तो उस इलाके से ये लोग आप ऊपर के स्थानों में आते हैं। तो इनको नोटिस दिया गया, तो ये क्योंकि ये लोग का कोई दूसरा जगह नहीं है जाने के लिए, तो वो लोग बेचारे जाएंगे कहाँ, वहीं पे हैं वो लोग, अभी भी वहीं पे हैं। और सबसे बड़ा जो बात है इसमें, ये जो एक लीगल जो है, जितने भी मुसलमान तंजीमें हैं आसाम के अंदर, पॉलिटिकल पार्टी से इसी इश्यू को लेके, ये बांग्लादेशी मियाँ, ये इसी इश्यू को लेके पूरा पॉलिटिक्स आसाम में बीजेपी कर रहा है, कांग्रेस कर रहा है, यूडीएफ कर रहा है, और मुस्लिम तंजीमें ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, इसी को लेके कर रहा है पूरा। तो इनको इनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन इन ऑर्गेनाइजेशंस ने नहीं दिया। कोई भी जो मुसलमान के रहबुरा हैं, जो लीडर्स हैं, जो एमपीज हैं, जो एमएलएज हैं, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने कभी इनके लैंड राइट जो है, ये सरकारी जमीन पे है, इंडियन सिटीजन है, तो सरकार का एक असम लैंड रेगुलेशन 1886 का प्रोविजन है कि लैंडलेस आदमी को आपका सरकारी जमीन अलॉट करना चाहिए। तो सिंपल जो है इनका लीगल जो एक था कि ये लोग सरकारी जमीन पे है, तो डिप्टी कमिश्नर जो है, डिप्टी डीएम के पास जाके एक पिटीशन फाइल करके कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ, इस जमीन पे बैठा हुआ हूँ, मुझे एक जमीन अलॉट कर दीजिए, ये इतना ही। और चीफ मिनिस्टर ने भी बोला है, चीफ मिनिस्टर ने भी गुज़िश्ता 2 दिन पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि
अगर ये लैंडलेस होते तो वो तो बात लीगली राइट है, अगर ये लैंडलेस पीपुल होते तो इन्होंने आज तक किसी डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में आके कोई पिटिशन नहीं दिया कि ये जमीन हमारे नाम पे अलॉट कर दीजिए, और ना ही किसी मुसलमान तंजीमों ने इनको लीगल राइट्स, जो इनका लैंड के ऊपर लीगल राइट्स होना चाहिए था, इसके ऊपर किसी ने कोई काम नहीं किया। सिर्फ इन लोगों को दिखा के, इन लोगों को बिठा के वहां पे अपना पॉलिटिक्स का, अपना ऑर्गेनाइजेशन का काम आगे बढ़ाया, और इसका नतीजा जो है आज हम लोग आसाम में देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है। मस्जिद, मदरसे, मकतब, कब्रिस्तान, लोग बेघर रह रहे हैं हजारों की तादाद में। अगर ये मुसलमान तंजीमें जो है इनको जमीन अलॉटमेंट करने का लीगल प्रोसीजर हेल्प करता तो आज ये हालत नहीं होता। जी सर, मेरा सवाल यही है कि एक तरफ जब ये कहा जा रहा है कि आसाम फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट की कार्रवाई हो रही है, और खुद गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में हिदायत ऑर्डर दिया कि भाई तुम इनको खाली कराओ, तो जब गुवाहाटी हाई कोर्ट भी, आप जैसे वकीला हैं जो जो मुसलमानों के लिए काम, वो उन्होंने हाई कोर्ट में कोई अर्जी नहीं दायर की कि भाई ये जमीन लिस्ट लोग हैं, लैंड लिस्ट लोग हैं, इनको कहीं पे बसाया जाए? नहीं, पहली बात, ये जो फॉरेस्ट लैंड का जो एविक्शन हुआ है हाल ही में, तो ये जी सो मोटो, ये गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सो मोटो में, कोई इसमें पिटिशनर नहीं था अपने आप, अच्छा क्योंकि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का एक पावर रहता है कि वो अपने आप कोई भी मैटर में जाके कोई ऑर्डर पास कर सकता है। तो जी सो जी मोटो पीआई लिया, ये 15 सितंबर 2022 का ऑर्डर है। ये जो एविक्शन हो रहे हैं 15 सितंबर 2022 का ऑर्डर है, जिसमें गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि ये फॉरेस्ट एरिया जो है ये एनक्रोचमेंट फ्री होना चाहिए, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगा दिया था कि हाँ, इनको एनक्रोच करने से पहले जो है इनको रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन का जो है इनके ऊपर, इनका रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन के जो है इनका, इन लोगों का पहले इंतजाम कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है इनको जो फॉरेस्ट लैंड जो है इसको खाली कराइए। लेकिन असम गवर्नमेंट ने जो है पार्टली जो है इनको रिहेबिलिटेट, रीसेटलमेंट का ये कोई इनका प्रोविजन नहीं किया, आके एब्रप्टली जो है इनको एविक्ट कर दिया इस जमीन से। उसका नतीजा हम लोग सामने देख रहे हैं। और सर, ये जो कहा जा रहा है कि जैसे काजीरंगा है और या गुवाहाटी है, इस सब इलाके में जहाँ पे बड़े पैमाने पे ये फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा किया गया है, वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या इस तरह की बात हाईकोर्ट की निगाह में नहीं लाया गया है कि भाई जो कार्रवाई हो रही है सिर्फ एक खास मुस्लिम तबके के खिलाफ हो रही है, और जहाँ पे नॉन मुस्लिम है वहां पे कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं, नॉन मुस्लिम इलाके में भी हुआ है कार्रवाई, नॉन मुस्लिम इलाके में भी हुआ है आसाम में भी। ये अगर आप आसाम एज ए कॉन्टेक्स्ट देखें, देखिए हम लीगली बात कर रहे हैं, इसमें कोई पॉलिटिकल या कोई ऑर्गेनाइजेशनल बात नहीं, लीगल बात कर रहे हैं। नॉन मुस्लिम इलाके में भी हुआ है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने ये किया है, जो नॉन मुस्लिम फैमिलीज एविक्ट हुए उनको फॉरेन लैंड अलॉट कर दिया दूसरे जगह पे, फॉरेन। अच्छा मुस्लिम फैमिलीज वैसे की वैसे ही, ये गवर्नमेंट ने किया। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, लीगल जो है, ये लोग जो है, जो एविक्टेड लोग हैं, ये परेशान लोग हैं, ये बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, डेली वेज लेबरर्स है। इनका आपका कोई लीगल अवेयरनेस नहीं है, इनको पता भी नहीं, किसी ने आके बिठा दिया तो उस जमीन पे बैठे हुए हैं, एक्स वाई जी जेड किसी ने आके बिठा दिया तो बैठे हुए हैं। तो हम लोगों ने अभी वो पिटिशन फाइल किया है डिप्टी कमिश्नर ग्वालपारा में कि जो है हम लोग लैंडलेस हैं, हम कहाँ जाए। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुआ है कि जितने लोग हैं उनको एक दूसरे जगह पे लैंड अलॉट किया जाएगा। और ऑलरेडी जैसे आपको पता होगा कि दोरंग डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा एविक्शन हुआ था गोरुकुटी में, तो वहां पे धोबरी भी जितने भी लोग, धोबरी में नहीं, धूबरी में और अलग जगह पे, तो ऑलरेडी वहां पे इन लोगों को लैंड अलॉट कर दिया गया है। इन लोगों को अगर लैंडलेस है तो, और इंडियन सिटीजन है, ये यही प्रूफ करना है। लैंडलेस है, इंडियन सिटीजन है, तो ऑलरेडी असम गवर्नमेंट ने बहुत जगहों पे इन्हीं मियां मुसलमानों को लैंड अलॉट किया है। ऑन जी रिकॉर्ड है ये सब बातें। दरंग डिस्ट्रिक्ट में, मंगल, इससे पहले जो बड़े बड़े एविक्शन हुए, इससे पहले 3-4 साल पहले बीजेपी सरकार के दौरान जो एविक्शन हुए हैं, उसमें हम लोगों ने इसी प्रोसीजर को फॉलो किया था। तो वहां ऑलरेडी इन्हीं मियां मुसलमानों को बीजेपी गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह पे लैंड अलॉट कर दिया, वो तो रिकॉर्ड है, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। और जी जी जो इनका जो ये हाल है, इसका दो वजह है। पहला तो असम गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए कोई ब्लू प्रिंट या व्हाइट पेपर नहीं, इनको कहाँ सेटल करना है, कहाँ ले जाना है, कहाँ इनको जमीन अलॉट करना है, बगैर कोई आपका प्रोसीजर फॉलो किए हुए रिहेबिलिटेशन का, रीसेटलमेंट का, इनको आके एविक्ट कर दिया गया। ये पहली बात। दूसरी बात, जो मुसलमान तंजीमें हैं, मुसलमान लीडर्स है, जो एमपीज है, एमएलए हैं, इन लोगों ने पिछले, ये तो आज के लोग वहां बैठे हुए नहीं है, ये तकरीबन 20 साल, 30 साल, 40 साल से वो लोग उसी जमीन पे है। इन जी इन 30 सालों में कोई मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन, कोई तंजीम, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई मुसलमान लीडर
आके इनके लैंड राइट्स को लेके किसी ने कहीं पिटीशन फाइल नहीं किया। अगर फाइल कर देते तो आज ये हाल नहीं होता। इन मुसलमानों को लेके सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स किया गया है, और आज का इसका नतीजा हम लोग देख रहे हैं। सर अभी जो आसाम के जो चारों इलाके में सर्वे करने का जो फैसला किया गया है, तो क्या इस सर्वे से वहां के जो लोग हैं उनका फायदा होगा, या फिर वो फिर बांग्लादेशी के नाम पर पॉलिटिक्स होने लगेगा? नहीं, अगर बांग्लादेशी का आपको जैसे मालूम है, आसाम के लिए जी 1971 जो है एक बेंचमार्क ईयर है, जी 25 जी मार्च जी 1971। वो जी क्योंकि वो अब बांग्लादेश क्रिएशन के बाद आसाम एजिटेशन, वो एक दूसरा हिस्ट्री है। तो जी यह आसाम का जो सिचुएशन अलग है, और इसके लिए फॉरेनर डिटेक्ट करने के लिए पूरे आसाम के हर डिस्ट्रिक्ट में 100 से ज्यादा फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स है। इसको हम लोग जी एफपी कहते हैं, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल से। आसाम के जी हर डिस्ट्रिक्ट के हर डिस्ट्रिक्ट में एक बॉर्डर पुलिस का रहता है, उसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, बॉर्डर पुलिस रहता है। उसका काम ही होता है कि अगर कोई फॉरेनर या कोई बांग्लादेशी आता है तो उसको नोटिस करता है, फॉरेन ट्राइब्यूनल्स में उसको अपीयर होना होता है। अगर फॉरेनर ट्राइब्यूनल उसको फॉरेनर डिक्लेयर कर देता है, फिर वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर ये फॉरेनर डिक्लेयर होता है तो जो है उसको ले जाके जो गोलपारा डिस्ट्रिक्ट में डिटेंशन कैंप है वहां डाल देते हैं। तो फॉरेनर इशू को हैंडल करने के लिए आसाम गवर्नमेंट का एक अलग मैकेनिज्म है। उसमें फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल से, कोर्ट से बाकायदा उसमें एक जी आपका बॉर्डर पुलिस पुलिस है, वो लोग डिटेक्ट करते हैं। तो इसमें जी तो ये एविक्शंस और फॉरेनर्स का कोई ऐसा कोई मैंने कोई कनेक्शन या कोई ऐसा बात नहीं है। फॉरेनर तो जी एक अलग इशू है आसाम में, उसके लिए जी जी मैकेनिज्म पूरा आसाम गवर्नमेंट। लेकिन अब ये पॉलिटिकली बीजेपी गवर्नमेंट इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है कि ये जो लोग हैं और ये बांग्लादेशी है, तो बांग्लादेशी को प्रूव करने के लिए तो ट्राइब्यूनल है। कोई मैं बोलूं या कोई भी पॉलिटिकल लीडर बोले या कोई भी मिनिस्टर बोले, वो तो नहीं करेगा। उसके लिए कोर्ट उसको बोलना पड़ेगा, ट्राइब्यूनल उसको बोलना पड़ेगा कि ये फॉरेनर है। जी। जी। और सर ये आपने जो सवाल खड़ा किया कि वहाँ की जो मुस्लिम तंजीमें आसाम की, उनके बारे में आपने सवाल खड़ा किया, तो क्या ये जो बड़ी बड़ी जमातें, जमात उलमा है, जमात इस्लामी है, या और भी जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन होंगी, क्या आसाम की सूरत हाल या सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है, या मुसलमानों के लिए कुछ अमली इकदाम करने को तैयार है? उनके पास कोई फार्मूला है इनके पास? ये जो तकरीबन अभी असम का जो हालत है, और दूसरा जितने बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद या इससे पहले भी कांग्रेस के गवर्नमेंट रहे, उसमें भी मुसलमान आज के डेट में अच्छे खासे मुसलमान एमएलए का तादाद है असेंबली के अंदर में, कांग्रेस का जी यूडीएफ को लेके। लेकिन इनका कोई मुसलमान इन 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 या मुसलमान बंगाली मुसलमान को लेके कोई नहीं। वो लोग जाके अपना एजुकेशन करेंगे या कुछ करेंगे या कुछ करेंगे, और जब हादसा हो जाता है फिर ये लोग सामने आते हैं। तो इससे पहले अगर ये लोग जो एविक्ट हुए हैं, इनके अगर लैंड राइट्स को लेके ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये तंजीमें अगर कुछ एक्टिव रोल प्ले करते या कोई पिटीशन फाइल कर देते इनके इनके फेवर में, इनके लैंड राइट्स को लेके, इनके जमीन को पट्टा दिलाने के लिए अगर कोई काम करता, तो ये इन इन मुसलमानों को ये हाल नहीं होता। ये तो लीगली तो है, सरकारी जमीन पे बैठे हुए हैं, ठीक है। जी जी और जो है और जो है कोई इनको जमीन को पट्टा दिलाने के लिए किसी ने कोई छोसा भी नहीं, कोई बात भी नहीं किया किसी से। और जब आप एविक्शन हो गए, सब अभी आके बोल रहे कि ये गलत हुआ, ये हुआ। तो इससे पहले अगर अलॉटमेंट करा लेते तो ये आज हाल नहीं होता। ये चाहे कांग्रेस हो, चाहे यूडीएफ हो, जो भी हो, सबका हाल वही है। सर, एयूडीएफ तो ये बंगाली मुसलमानों की ही नुमाइंदगी करने का दावा करती है। ज्यादातर उनके जो जीते हुए जो एमएलएज हैं, वो ज्यादातर तो बंगाली मुसलमानों की तरफ से ही जीते हुए हैं। उसके बावजूद भी बिल्कुल वो। तो जी। क्या अब आसाम की सियासत में एयूडीएफ की अहमियत खत्म होती जा रही है? यूडीएफ की अहमियत तो बंगाली मुस्लिम एरियाज में तो रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। क्योंकि वो उनके जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब है, वो तो इनके रहनुमा है, एक लीडर है, तो वो रहेंगे। उनका इन्फ्लुएंस रहेगा, अभी भी है। उनके एमएलएज हैं, तो वो लोग एक्टिवली कर रहे हैं। लेकिन सबका शिकायत यही है, अगर आप लोग लैंड राइट्स के लिए हमको पहले ही बोल देते तो आज ये हाल हमारा नहीं होता। सर अब आते हैं पुशबैक की तरफ, जो अभी हालिया दिनों में बिलखसूस पहलगाम हमले के बाद जो वहां पे पुशबैक हुआ है, तो उसमें वो लोग भी आ गए हैं जो जिनका नाम एनआरसी में है, या फिर वो लोग भी आए हैं जो जो अपने आप को कहते हैं हम आसामी मुसलमान हैं। तो फिर उसका क्या असर हुआ है वहां पे? नहीं, पुशबैक के लिए ऑलरेडी गुवाहाटी हाईकोर्ट में रिट फाइल किए गए, हम लोगों ने भी रिट फाइल किया। तो आसाम हाईकोर्ट ने जो है इसका कॉम्प्रिहेंसिव डाटा एक जो है, क्या ये लोग कहाँ हैं। बहुत सारे लोग पहले तो शुरू शुरू में मीडिया में आए, उसके बाद जो जी पुशबैक हो रहा है उसका कोई मीडिया में खबर नहीं, ठीक है।
तो बहुत जी लोगों को जो फॉरेनर डिक्लेयर हो गए हैं, तो उनको ले जाके डिटेंशन कैंप में रख के फिर इनको पूछबैक किया गया। तो इस सिलसिले में हाईकोर्ट में पिटिशन फाइल किया गया है, और उसके लिए हाईकोर्ट ने जो है कॉम्प्रिहेंसिव डाटा एक जो है कितने लोगों को पूछबैक किया गया, कहाँ से पूछबैक किया गया, उनका डिटेल्स कहाँ है क्या है, ये सब लेके अभी आसाम गवर्नमेंट ये डाटा प्रोवाइड करेगा। उसके ऊपर जो है हम लोग फिर एक नेक्स्ट एफिडेविट वगैरह फाइल करेंगे। और जो है असम में जो ये जो फॉरेनर्स का मामला है, उसमें ये होता है कि बॉर्डर पुलिस रहता है। उस बॉर्डर जी पुलिस का मतलब ये बॉर्डर पुलिस का जो है काम ही ये रहता है कि वो कहीं अगर डाउटफुल आदमी रहता है, सिटीजन रहता है, तो उसको जाके उसका डिटेल्स लेके फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में उसको डिटेल्स दे देता है। फिर फॉरेनर ट्राइब्यूनल जो है उस आदमी को नोटिस करता है। और उसमें फॉरेनर ट्राइब्यूनल का सेक्शन 9 जो है, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उस आदमी के ऊपर रहता है। अब मेरे जी यहाँ पर अगर कोई नोटिस आता है फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स का, तो मुझे जी सेटिस्फाई करना होगा कि मेरे जो है एंसेस्टर्स जो है, अ, मेरे आबा और अजदा जो है इंडिया में 1971 से पहले है, 1966 से पहले है, 51 से पहले है, तो पूरा हायरार्की दिखाना होगा। अब इसमें इशू ये होता है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में, जैसे अगर कोई हम लोग अक्सर मैटर डील कर रहे हैं, तो उसमें ये रहता है कि आप कोई जेर जबर, क्योंकि उसको आपको सेटिस्फाई करना है ट्राइब्यूनल को। और ट्राइब्यूनल कोई भी, जैसे खादिजा खुदिजा एक मैटर में, फिर वो मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, खादिजा KHA KHU, इसके ऊपर ट्राइब्यूनल ने कहा कि ये आदमी ये वो आदमी नहीं है, दूसरा आदमी है ये, और ये फॉरेनर है। हालांकि उसमें आपका जो वोटर में खादिजा था और स्कूल सर्टिफिकेट में खुदेजा था, KHA KHU। तो ऐसे छोटे छोटे स्पेलिंग्स के ऊपर भी लोग फॉरेनर डिक्लेयर हो रहे हैं असम में। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये सब स्पेलिंग मिस्टेक्स के ऊपर किसी को भी फॉरेनर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। तो ये इन लोगों को फिर जो है, अक्सर लोगों को एक्सपर्ट ही होता है, उन बेचारों को मालूम ही नहीं है। अभी मेरे पास जी चार चार जो है डेली वेज लेबरर्स जो रोज जो मजदूरी करते हैं, तो वो लोग ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट से वो अपार असम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए गए। तो उनको जहाँ वो काम करते थे वहाँ बॉर्डर पुलिस का गाड़ी आया, उनका डिटेल्स लिया कि तुम कहाँ से हो, क्या हो, कहाँ, उनका फिंगरप्रिंट वगैरह लिया, और उनका डाटा जो है अपार असम के एक फॉरेनर ट्राइब्यूनल में दे दिया। तो वो तो जी अपना काम करके वापस आ गए, लेकिन उस फॉरेनर ट्राइब्यूनल ने उनको नोटिस किया, जोरहाट के एड्रेस में उनको नोटिस नहीं मिला। फिर ये इन लोगों को एक्स पार्टी फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया गया, एक्स पार्टी, इनको पता भी नहीं कि ये फॉरेनर डिक्लेयर किए गए हैं। अब ऐसे लोगों को जो जो लिस्ट निकलेगा बाहर, तो ये फिर ग्वालपारा के डिस्ट्रिक्ट वो बॉर्डर पुलिस सुपरडेंट के पास जाएगा, फिर वो सुपरडेंट लेके आएगा। तो ऐसे भी एक्स पार्टी डिक्लेयर बहुत सारे फॉरेनर्स है, जिनको पता भी नहीं कि वो फॉरेनर है, इनको पता भी नहीं कि किसी FT में इनका केस पड़ा हुआ है, और किसी FT के थ्रू जो है इनको फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये असम का फॉरेनर्स का सिचुएशन है। सर देखिए सवाल ये भी है कि आखिर ये मसला कब तक चलेगा, मतलब अब एनआरसी हो गया, एनआरसी की फाइनल लिस्ट भी नाम आ गई, तो उसके बावजूद भी सिलसिला चल रहा है, तो ये इसका कभी वहाँ आसाम में कभी खत्म होगा कि नहीं होगा ये? देखिए, हकीकत तो ये है, इस मसले को कोई खत्म नहीं करना चाहता सीरियसली, क्योंकि इसी जी मसले के ऊपर आपका कांग्रेस का, UDF का, BJP का पूरा पॉलिटिकल दारोमदार इसी पॉलिटिक्स इन्हीं लोगों को लेके है। आप ये सेक्टर आपको माइनस कर दीजिए, ये सेक्टर आप आसाम के उसमें, आसाम के पूरे पॉलिटिकल मैप से अगर इन मियाँ मुसलमान बंगाली मुसलमान को हटा दीजिए, तो ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। लोगों के सामने आने के लिए कोई एजेंडा नहीं है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास। बीजेपी हिंदू वोट को पोलराइज करे कि देखो हमने मियाँ मुसलमान को एविक्ट कर दिया। अब UDF कांग्रेस आके सामने बोलेगा कि नहीं हम इनको प्रोटेक्ट कर दिया। तो ये पॉलिटिकल, यही पॉलिटिक्स है आसाम का। तो ये तो एक बेसिकली पॉलिटिकल एजेंडा है। और पॉलिटिक्स जो है मजहब के को लेके, किसी कौम को लेके पॉलिटिक्स करना, वो जज्बात से जुड़ा हुआ है, बहुत आसान रहता है, बहुत आसान रहता है। तो बीजेपी का पॉलिटिक्स है कि इन लोगों को खदेड़ देंगे, तो वो CM साहब बोल रहे हैं, ओपन बोल रहे हैं वो। तो जी ठीक जी उसी ओपन तरह बोल। उसका ऑपोजिट, ठीक उसी तरह ऑपोजिट उसका कांग्रेस बोलेंगे, UDF बोलेंगे, तो मुसलमान वोटों को अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये बीजेपी इनको क्रिटिसाइज करके ओपन बोल के हिंदू वोटों को खींचेंगे। तो ले दे के ये लोग बीच में आते रहते हैं, इनका ये चलता रहता है। और इनका मसला ये पॉलिटिकल इशू है। अगर लीगली सॉल्व करना होता है तो कब का ये सॉल्व हो चुका, कब का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होता है, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में आसाम के लैंड रेवेन्यू एक्ट 1886 में इसका प्रोविजन है। लैंडलेस है, इंडियन सिटीजन है, तो आप गवर्नमेंट को जमीन देना चाहिए, और गवर्नमेंट ने जमीन दिया, ऐसा नहीं, हम उसको इनकार नहीं कर सकते। जो पहले जो मुसलमान मियाँ मुसलमान एविक्ट हुए, उसको गवर्नमेंट ने लैंड दिया, अलॉटमेंट किया है। बस उसका दो कंडीशन था कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, लैंडलेस होना चाहिए।
तो इसमें भी यही तो मतलब दुख की बात है, जो मुसलमान तंजीमें हैं ये सब काम नहीं करेंगे, जो जी इनके लैंड राइट्स को लेके कोई काम नहीं करेंगे, इनके लैंड को पट्टा मिल जाए ये कोई काम नहीं करेंगे। ये तो अफसोस है, उसका नतीजा ये हो रहा है कि ये लोग इस तरह से एविक्ट हो रहे हैं। उसके लिए मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, इसके लिए हर कोई जिम्मेदार है। ये जो लोग आज आसमान के नीचे है, बच्चे बिलबिला रहे हैं, 2-3 दिन से पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, विक्ट एरिया में पुलिस ने पूरा कॉर्डन करके रखा है उन सब इलाकों में। तो अब ये लोग रिलीफ लेके पहुंचेंगे, तो रिलीफ इसका सॉल्यूशन नहीं है भाई, इसका कोई रिलीफ सॉल्यूशन नहीं। इनको लीगल राइट्स दीजिए, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको दिया है वो लीगल राइट्स दीजिए एज ए इंडियन सिटीजन। आप इनके लीगल राइट्स को लेके कोई बात नहीं करेंगे, आप जी जैसे के तैसे रहेंगे। आप इनको अपने वोटर लिस्ट में शामिल कर लेंगे ताकि आपके वोटर्स बढ़ जाए, लेकिन इनके लैंड के पट्टा को लेके कोई काम नहीं करेगा कोई। लैंड के पट्टा इशू हो जाए इसके लिए कोई मुसलमान तंजीम, कोई मुसलमान एमपी एमएलए काम नहीं करता है। हाँ, इनके वोटर्स बढ़ाने के लिए जो है अभी वोटर लिस्ट में इनका नाम बिठा देंगे उन इलाकों में। तो यही तो रोना है, यही यही तो मुसलमान, इसीलिए तो बीजेपी को इतना अपर हैंड मिल गया है। इसीलिए तो सीएम साहब बोल रहे हैं कि ये लोग बाहर के हैं, इनका कोई लैंड का राइट नहीं है। इसी का नतीजा हम लोग देख रहे हैं। सर, आखिरी सवाल है मेरा आपका कि एक तरफ सीएम साहब मियाँ मुसलमान को भी निशाना बनाते हैं, दूसरी तरफ वो हिंदू मुस्लिम करके आसाम के तमाम मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके बावजूद भी आसाम में आसामी मुसलमान और बंगाली मुसलमानों के दरमियान बहुत ज्यादा खलीज है। आखिर इस खलीज को पाटने की कोई कोशिश हो रही कि नहीं हो रही है? नहीं देखिए, आसामी मुसलमान और बंगाली मुसलमान, मतलब बेसिकली जो आसामी मुस्लिम है वो 3-4 जनरेशन पहले कन्वर्टेड है। कन्वर्ट मतलब कन्वर्शन से वो लोग मुसलमान बने हैं। जो आसामी मुसलमान है इनके भी गोरिया, मोरिया, देसी, जोला, सैयद, ऐसे 5-4 उसमें भी ट्राइब्स के जैसे आप पकड़ लीजिए, इनका अलग अलग सेक्ट है, अलग अलग। अपार असम में जोला हो गया, लोअर असम में गोरिया, मोरिया, देसी हो गया, ठीक है। जी तो इनका कल्चर, इनका लैंग्वेज, इनका वो बंगाली मुस्लिम से बिल्कुल अलग है। बंगाली मुस्लिम जो है जिसको हम मियाँ मुसलमान कहते हैं, इनका लैंग्वेज अलग है, इनका खाना पीना कल्चर सब अलग है। और क्योंकि आसामी मुस्लिम लोकली उसी मतलब वही लोकल लोकल जो हिंदू इंडिजिनियस पॉपुलेशन है उसी का पार्ट है, उसी में कन्वर्ट होके आए हैं। जैसे एनआरसी में अगर हम लोग डाटा निकालते हैं जो आसामी मुस्लिम का है, तो उनका दादा या परदादा हिंदू निकलेंगे, अक्सर लोगों का निकला है। अच्छा अक्सर लोगों के, जैसे मैं एक आसामिया मुसलमान हूँ, तो मेरे परदादा हिंदू थे। हम लोग थर्ड अच्छा जनरेशन मुस्लिम से, हम लोग थर्ड जनरेशन मुस्लिम से, मेरे दादा मुसलमान हुए, मेरे अब्बा, फिर मैं। उससे पहले जो हमने एनआरसी में डाटा निकाला तो वो हिंदू है, तो वो हिंदू का ब्रांचेस कोई 5-6 भाई रहे होंगे, उसमें से एक भाई मुसलमान हो गया। तो आसामीज मुसलमान का तो ये हाल है। तो इनके जो इंडिजिनियस लोकल हिंदू पॉपुलेशन है उनके साथ भी उठना बैठना मिलना, क्योंकि कल्चरली एक है, लैंग्वेज एक है, सब है। तो इसीलिए थोड़ा बंगाली मुस्लिम से इनका खाना पीना, लैंग्वेज, कल्चर थोड़ा अलग रहता है। तो ये एक, अब असम गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि जो इंडिजिनियस असमीज मुस्लिम है उसको कास्ट सेंसस करेंगे, फिर उनके लिए हम लोग कोटा अरेंज करेंगे, वो करेंगे। तो ये एक बात है। और इसी जो आप जो कलीस का बात बोल रहे हैं ना, इसका मेन वजह ये है। हालांकि जी इस्लाम इसको जायज नहीं ठहराता है, मैं इसको जी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। हालांकि इस्लाम जो है इसको जायज नहीं ठहराता है, जो कलमा पढ़ने वाले हम सब एक ही है, हमारे जी वो सब नहीं है इस्लाम में। लेकिन हाँ, एक कलीस ये है कि वो कल्चरली लैंग्वेज अलग है, उसी के लेके पॉलिटिक्स करते हैं, सब इसको लेके पॉलिटिक्स करते हैं। सर, वही वही मेरा सवाल है कि आप जहाँ इस्लाम की बात कर रहे हैं वहां पे जो उलमा है वहाँ के या जो दीनी तबके के लोग हैं, उसको खत्म करने की कोशिश होती कि नहीं हो रही है वहां पे कि भाई हम एक मुसलमान है, सीएम साहब तो कभी कभी बस तमाम को निशाना बनाते हैं हिंदू मुसलमान करके, तो हम एक होकर लड़ाई करें, मुकाबला करें, इस तरह की सोच है कि नहीं? नहीं, ये तो देखिए, आपको अगर हकीकत बात ये बोले कि उसमें सब अपना फायदा देख रहे हैं। जो मुसलमान बड़े बड़े तंजीम है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जो मुसलमान तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है, पॉलिटिकल पार्टीज है जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है, सब अपना एंगल से, अपना फायदे से, अपना ऑर्गेनाइजेशन बेस कैसे वो ये हो, सब अपना एक कैलकुलेशन के साथ चल रहा है। तो इसलिए इन 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 सबों को एक साथ बैठाना, एक साथ मिलना, हम लोगों ने बहुत बार कोशिश किया आसाम में सबको मिला के एक साथ बैठने के लिए। एक क्लोज डोर मीटिंग्स भी हुए बहुत सारे, सब तंजीमों को मिला के एक एक जगह की भाई इस इशू पे हमको एक होना चाहिए, पुशबैक पे एक होना चाहिए, इविक्शंस के ऊपर एक होना चाहिए। लेकिन आसाम के जो 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 उलमा है जो भी हो वो, क्योंकि सब अपना एक सिस्टम से चलते हैं, उसमें कोई आप उसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। सब अपना एक क्राइटेरिया है, सबका उसूल है, सबका एक लाइन है।
सब अपने हिसाब से चलता है, तो इसलिए इनको एक जगह पे इकट्ठा करने का भी कोशिश किया गया, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया अभी तक। अच्छा, अच्छा। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया हमें और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हम इस मसले पे बात करते रहेंगे और हमारा सिर्फ़ एक मकसद ये है कि बाह आसाम में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हिंदुस्तान के जो दीगर इलाके हैं, बंगाल, यूपी, वहाँ के लोगों को मालूमात भी नहीं हो रही। सिर्फ़ एक चूँकि यहाँ की खुद आसाम में रिपोर्टिंग नहीं हो रही है तो इंडिया के जो दीगर स्टेट हैं उन वहाँ के जो मीडिया में भी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। तो हमारी जी कोशिश है जी। कि आसाम के मुसलमानों के हालात को लोगों के सामने लाएँ ताकि लोग जान सकें कि आसाम के मुसलमान किस हालात में रह रहे हैं और उनके लिए किस तरह से हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।